गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने जो है अभी तक पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था वो हमने प्रकाश की जो कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ लिया था। जैसे हमने हाइगेंस सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। उससे पहले जो जो प्रकाश के बारे में अलग अलग जो घटनाएं बताई गई थी, या हम कहें कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति से संबंधित कुछ घटनाएं जो बताई गई थी उनके बारे में अध्ययन हमने किया था। आज की अपनी हेडिंग जो है वो है प्रकाश का व्यतिकरण। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है। तो प्रकाश के व्यतिकरण का मतलब क्या है, क्योंकि देखो अभी तक हमने जो है वो प्रकाश से संबंधित कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा है, चाहे वो परावर्तन हो, अपवर्तन हो, चाहे वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो, या हमें कहें वर्ण विक्षेपण हो, प्रकीर्णन हो, इन आदि घटनाओं के बारे में हमने पढ़ चुके हैं। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रकाश का व्यतिकरण, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। 100% प्रकाश का व्यतिकरण या इसकी डेरिवेशन जो है वो पूछी जाती है। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रकाश जो होता है, तो उस प्रकाश का व्यतिकरण जो है वो क्या होता है। तो इसकी परिभाषा ये होती है कि जब लगभग दो समान आयाम व आवर्ती की कला संबंध तरंगे, यानी हमारे पास में तरंग है और हमने 11वीं कक्षा में पढ़ा है कि जो तरंग का संचरण होता है वो तरंग का संचरण इस प्रकार से होता है। ठीक है, तरंग इस प्रकार से संचरित होती है। तो यहां मैं कह रहा हूं कि अगर हमारे पास में दो लगभग समान आयाम व आवर्ती की तरंगे, यानी आयाम भी समान होना चाहिए। तो समान क्या होना चाहिए भाई, एक तो होना चाहिए आयाम, क्या होना चाहिए, समान आयाम होना चाहिए, और समान क्या हो जाना चाहिए, समान आवर्ती। जरूरी नहीं एग्जैक्ट समान हो, लेकिन लगभग समान आयाम और आवर्ती होती है अगर, और वो कला संबंध तरंगे भी होनी चाहिए। अब बात यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैं बता रहा हूं, आपको अलग एक एक बताऊंगा। कला संबंध आया है, कला संबंध भी होनी चाहिए। बात यहाँ पे ये आती है कि जो कला संबंध होता है, तो कला संबंध क्या होगा, क्या होता है कला संबंध, इसके बारे में आवर्ती और आयाम के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने आयाम पढ़ा है कि कोई भी तरंग का जब संचरण होता है तो उस तरंग का जो अधिकतम विस्थापन होता है वही क्या होता है, आयाम। तो अगर ये तरंग ऐसे संचरित हो रही है तो इस तरंग का अधिकतम जो विस्थापन होगा वो क्या होगा, ये वाला, और ये अधिकतम विस्थापन ही हमारा क्या होगा भाई, आयाम हो गया। और आयाम को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आयाम को हम प्रदर्शित करते हैं किससे, ए से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका मतलब है इधर देखो ये हो गया आयाम, ये इधर ऊपर की ओर धनात्मक हो गया प्लस ए, और ये इधर माइनस ए। प्लस और माइनस यहाँ पे उसकी दिशा को प्रदर्शित करने के लिए लिया जाता है, न कि उसका जो हम कहें कि जो उसका परिणाम है वो बदलेगा, वो नहीं बदलेगा। ठीक है, तो हमारे पास परिमाण नहीं बदलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ क्या बदलेगा, ये प्लस और माइनस उसका क्या बदल सक रहा है, उसकी दिशा को परिवर्तित कर, मतलब बताता है कि ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। तो अधिकतम विस्थापन क्या हो गया, आयाम हो गया। उसके बाद में आवर्ती की बात करते हैं। तो आवर्ती का मतलब होता है कि कोई भी तरंग संचरित होती है या प्रोपेगेट जब जिसे हम कहें, तो तरंग संचरण में तरंग द्वारा 1 सेकंड में पूर्ण किए गए कंपन, तय किए गए दोलन, इनको क्या कहेंगे हम, आवर्ती। यानी 1 सेकंड में जितने पूरे चक्कर लगाती है, कंपन करती है, दोलन करती है, उन सभी को हम क्या कहेंगे, आवर्ती कहेंगे। इसका मतलब देखो, मैं अगर मानता हूं कि 1 सेकंड ये है, यहां तक का समय 1 सेकंड है, तो यहां तक ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, यानी एक चक्कर पूरा हो गया, और एक चक्कर पूरा हो गया तो इसे हम कह देंगे कि आवर्ती है। कितनी है, एक आवर्ती हो गई। जैसे नॉर्मली जो विद्युत धारा हमारे घरों में आती है, इलेक्ट्रिक करंट, उसकी आवर्ती कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। आवर्ती का मात्रक क्या होता है भाई, हर्ट्ज होता है। तो 50 हर्ट्ज है, इसका मतलब है कि 50 हर्ट्ज से रिलेटेड है कि 1 सेकंड में है जो कितने कंप्लीट साइकिल कर रहे हैं, 50 कंप्लीट साइकिल किए जा रहे हैं, तो वो हो गई आवर्ती। उसके बाद में कि वो दोनों तरंगे जो है वो कला संबंध होनी चाहिए, वो तरंगे जो है वो क्या होनी चाहिए, कला संबंध होनी चाहिए। कला संबंध का मतलब है कि समय के साथ उनके मध्य जो कलांतर है वो कलांतर निश्चित रहना चाहिए, वो कलांतर बदलना नहीं चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अगर उन दोनों के मध्य कलांतर 0 डिग्री है, मैं कहूँ कलांतर 0 है, यानी उन दोनों की कलाओं का अंतर है ही नहीं,
समान कला में होगी तो कलांतर कितना हुआ, 0 हो गया, मान लेते हैं ये 0 है, तो ये 0 ही रहना चाहिए। प्रारंभ से लेके अंतिम तक उनका कलांतर है वो क्या होना चाहिए, 0 ही रहना चाहिए, ये कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसी अगर तरंगे होगी तो उन तरंगों तो हम क्या कह देंगे, कला संबंध तरंगे कहेंगे। और यदि इनके मध्य कलांतर बदलता गया, जैसे मैं कहूं कि कला संबंध क्या होगा, कला संबंध का मतलब जैसे मान लो कि मेरे पास में 2 तरंगे हैं, एक तरंग ऐसे जा रही है और दूसरी जो तरंग है वो दूसरी तरंग कैसे जा रही है, देखो ऐसे जा रही है, मतलब दोनों एक साथ धनात्मक में जा रही है और दोनों एक साथ ऋणात्मक में जा रही है। इसका मतलब दोनों के बीच समान कला हो गई, और हमने 11th क्लास में पढ़ा था समान कला हो गई, इसका मतलब है कलांतर कितना हुआ, 0 हो गया। 0 कलांतर हो गया तो एक साथ धनात्मक में और एक साथ क्या होगी, ऋणात्मक में वो तरंगे जाएगी। जब वो एक साथ धनात्मक और एक साथ ऋणात्मक में दोनों तरंगे जाती है, इसका मतलब है कि ये जो कलांतर जो 0 है वो 0 ही रहना चाहिए, यानी वो दोनों ही हमेशा है, वो एक साथ है, वो प्लस की ओर एक साथ माइनस की ओर, ऋणात्मक धनात्मक, यानी जो दिशा है वो ऋणात्मक और धनात्मक की जो दिशा की ओर जा रहा है, जिसे दिशा प्रदर्शित कर रहे हैं, वो समान रहनी चाहिए, चाहे वो कितनी भी हो। ऐसा नहीं कि बदल ही जाए कि अभी तो 0 कलांतर था फिर पाई हो जाता है फिर 2 पाई हो जाता है। अगर ऐसा हुआ तो वो तरंगे कला संबंध नहीं होगी, और कला संबंध नहीं हुई तो हम व्यतिकरण में उन तरंगों का कोई जिक्र नहीं करने वाले। तो परिभाषा में जो 3 हमारे मुख्य रूप से मैं कहूं कि जो शब्द आए हैं, जो लॉजिकली शब्द हैं और जिनका हम क्या कह सकते हैं, उन शब्दों की जो है वो टेक्निकल वर्ड जिन्हें बोले, तो इनको मैंने आपको बता दिया। अब व्यतिकरण का परिभाषा क्या हो गई कि जब 2 लगभग समान आयाम व आवर्ती की तरंगे, और वो भी कैसी होनी चाहिए, कला संबंध तरंगे होनी चाहिए। तो जब 2 लगभग समान आयाम व आवर्ती की कला संबंध तरंगे एक ही दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती है। अब बात ये आ गई कि एक ही दिशा में जानी चाहिए, एक ही दिशा का मतलब जब इधर जा रही है तो इधर जाए, इधर जाए तो इधर जाए, तो एक ही दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती है। अब अध्यारोपण का मतलब हमने 11th क्लास में पढ़ा था, अध्यारोपण का सिद्धांत, और अध्यारोपित कैसे होती है। अध्यारोपित होती है तो एक परिणामी तरंग बनती है, यानी उन दोनों तरंगों से कोई एक तीसरी तरंग बनेगी, और उस परिणामी तरंग का जो आयाम है वो अधिकतम या न्यूनतम प्राप्त होता है। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश की ये घटना क्या कहलाते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण। परिभाषा देखो, दोबारा बता रहा हूं कि जब लगभग 2 समान आयाम व आवर्त की तरंगे, या हम कह सकते हैं, कैसे लिखेंगे, देखो भाई परिभाषा लिख रहा हूं मैं यहां पे, जब 2 कला संबंध या देखो पहले वो लिख लेते हैं मार्क से, जब लगभग समान आयाम व आवर्ती की कला संबंध की 2 कला संबंध तरंगे, या दै लिख दो, संबंध में याद है, एक ही दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती है तो परिणामी तरंग का
आयाम अधिकतम या न्यूनतम प्राप्त होता है, यह घटना व्यतिकरण कहलाती है। तो इस घटना को हम प्रकाश का क्या बोल देंगे? व्यतिकरण। तो जब लगभग समान आयाम व आवर्ती की दो कला संबंध तरंगें एक ही दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती है, यानी एक ही दिशा में जा रही है और अध्यारोपित होती है, तो परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम व न्यूनतम प्राप्त होता है। यह घटना प्रकाश का क्या कहलाती है भाई? व्यतिकरण कहलाती है। यानी इस घटना को हम प्रकाश का क्या बोल देते हैं? व्यतिकरण बोल देते हैं। अब देखो, जो प्रकाश का व्यतिकरण होता है, यानी जो व्यतिकरण है वो प्रकाश तरंगों का क्या है? एक अभिलाक्षणिक गुण होता है। यानी तरंगे हैं वो जहाँ कहीं भी बहुत ज़्यादा होगी, दो या दो से ज़्यादा तरंगे होगी, तो वहाँ पर व्यतिकरण हो ही जाता है, क्योंकि ये उनका एक अभिलाक्षणिक गुण है। और व्यतिकरण जो है वो दो प्रकार का होता है। व्यतिकरण है वो कितने प्रकार का होता है भाई? दो प्रकार का होता है। तो व्यतिकरण कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का। तो हम लिख लेंगे व्यतिकरण जो है वो कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का होगा। तो व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। चलो, इन दोनों व्यतिकरण के प्रकारों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिनमें से हमारा पहला व्यतिकरण का जो प्रकार है वो है संपोषी व्यतिकरण। कौन सा व्यतिकरण है भाई? पहला संपोषी व्यतिकरण। देखो, संपोषी का मतलब क्या होता है? जब अगर दो कला संबंध तरंगे, अगर बात करें हम कि समान कला में अध्यारोपित होती है, यानी वो समान आयाम और लगभग समान आवर्ती की तो है, लेकिन वो एक ही दिशा में संचरित होती है और समान कला में अध्यारोपित होती है, तो होने वाला जो व्यतिकरण होगा वो व्यतिकरण क्या होगा भाई? संपोषी व्यतिकरण। और इस प्रकार के व्यतिकरण में परिणामी तरंग का आयाम जो है वो क्या आएगा? अधिकतम आएगा। परिणामी तरंग है उसका आयाम क्या आएगा? अधिकतम आएगा। देखो कैसे? यानी जो तरंगे हैं वो तरंगे जो अध्यारोपित हो रही है वो अगर उनकी कलाएं क्या हो? समान हो। देखो कैसे? जैसे बात करूं मैं ऐसे, इस प्रकार से कि एक तरंग ऐसे और दूसरी तरंग जो है वो इस प्रकार से। मैं मानता हूं कि पहली तरंग का जो आयाम है वो A1 है, प्लस का होगा, और दूसरी का आयाम जो है वो क्या है? A2 है। इधर की बात करूं तो इसका आयाम क्या हुआ? -A1, और ये हो गया माइनस का A2। अब हमें इनका अध्यारोपित हो रही है, समान कला में है। समान कला में कब हो सकती है? समान कला के मतलब है कि अगर उन तरंगों के मध्य जो फतांतर है, जो कलांतर है, वो कलांतर या तो 0 होना चाहिए या पाई का समगुणज होना चाहिए। कैसे? देखो, अभी देखो ये तरंग हमने पढ़ा है कलांतर किस तरह से होता है 11th क्लास में। यहां से दोनों तरंगे एक साथ जो है वो स्टार्टिंग हो रही है, मैं कहूं कि 0 पे एक साथ है, अधिकतम एक साथ होगी टाइम के अकॉर्डिंग, और फिर से 0 पे एक साथ, फिर नेगेटिव में अधिकतम एक साथ, और फिर 0 एक साथ। इसका मतलब एक साथ चल रही है वो तरंगे। तो मैं कहूंगा कि यहां जो कलांतर है वो यहाँ पे कलांतर कितना हो गया भाई? 0 हो गया। कलांतर कितना हो गया? यहाँ पे 0 हो गया। अब मैं कहूं कि या तो कलांतर हो 0 या कलांतर हो क्या? पाई का समगुणज। क्या हो? समगुणज। पाई का समगुणज मतलब 2 पाई हो या 4 पाई हो, 6 पाई हो। इस प्रकार से अगर हमारे पास में कलांतर होता है तो जो व्यतिकरण होगा वो व्यतिकरण संपोषी होगा, और उसमें परिणामी तरंग का आयाम है वो हमेशा अधिकतम ही होगा। देखो कैसे? पहली बात तो कि 2 पाई होने से समान कला में कैसे हुआ? तो देखो, एक तरंग जो है वो ऐसे आ रही है और जो दूसरे वाली तरंग है वो ये ऐसे जा रही है। मतलब जब ये तरंग जो है, पहले वाली तरंग अपनी, जब यहां से स्टार्टिंग हो रही है, तब ये हमारे पास में ये तरंग है, ये यहां है। इनका मतलब ये 1 पाई होता है, ये 2 पाई है,
तो कलाओं का अंतर कितना हुआ, ये यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, किसका कितना कोण होगा 2 पाई तक, ये यहाँ से आगे जाएगी। इसका मतलब है इनके बीच में कल ये 0 पे है तो 0 माइनस 2 पाई कितना हुआ, 2 पाई माइनस 0 कितना हुआ 2 पाई हो गया। तो 2 पाई तो पाई का समगुणज है। तो इस प्रकार से या तो अगर हमारे पास में क्या हो, पाई हो, 0 हो कलांतर, या 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई यानी पाई का समगुणज हो। अब देखो यहां परिणामी तरंग जो बनेगी वो परिणामी तरंग कैसे बनेगी, तो वो परिणामी तरंग इनके ऊपर से बनेगी ऐसे, और जो इस परिणामी तरंग का आयाम होगा ये वाला, ये होगा a1 प्लस a2। अगर दोनों जुड़ रहे हैं इसका मतलब तो आयाम अधिकतम ही होगा। तो ये जो और इधर जुड़ेगा तो इधर भी तो परिणामी तरंग का जो आयाम होगा ये वाला, ये माइनस तो बाहर ले लेता हूं, a1 प्लस a2 अपने आप ही हो गया। इसका मतलब यहां पर जो ये तरंग है इस तरंग को हम क्या कहेंगे भाई, ये तरंग होगी परिणामी तरंग। ये तरंग कौन सी होगी, परिणामी तरंग। तो यहां पे 2 तरंगे हैं और वो दोनों तरंगे जो है वो कला संबंध भी है, लगभग समान आयाम और आवर्ती की है, एक ही दिशा में संचरित हो रही है और वो समान कला में अध्यारोपित हो रही है, या मैं कहूं कि समान कला में, अर्थात उनके मध्य कलांतर 0 या पाई का समगुणज है। तो जो व्यतिकरण की घटना घटित होगी उसके उपरांत जो परिणामी तरंग बनेगी उस परिणामी तरंग का आयाम है वो हमेशा ही क्या आएगा, अधिकतम आएगा। और इस प्रकार का व्यतिकरण जो है वो क्या कहलाएगा भाई, समपोषी व्यतिकरण कहलाएगा। तो इसका मतलब है तरंगों के लिए क्या आवश्यक होना चाहिए, समान कला में, अर्थात कलांतर 0 या पाई का समगुणज हो, यानी या तो कलांतर जो है वो 0 हो या पाई का क्या हो, समगुणज। तो इस प्रकार का जो व्यतिकरण होगा वो कौन सा होगा, समपोषी व्यतिकरण होगा। तो ये हो गया एक प्रकार। अब बात करते हैं हम दूसरे प्रकार की। तो देखो दूसरा कौन सा है, अब देखो ये वैसे समपोषी विषमपोषी ये बायोलॉजी में आते हैं, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो समपोषी के साथ में विषमपोषी जोड़ लेते हैं, बट ध्यान देना कि ये समपोषी जरूर है, बट दूसरा जो प्रकार है वो विषमपोषी नहीं है बल्कि क्या है, विनाशी व्यतिकरण। दूसरा प्रकार जो है वो क्या है, विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, समपोषी हो गया, विनाशी व्यतिकरण के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलो भाई, तो देखो जब हमारे पास में 2 तरंगे कला संबंध भी है, समान आयाम समान आवर्ती की एक ही दिशा में संचरित हो रही है, लेकिन उनकी जो कला है वो क्या है, विपरीत है। कला क्या है भाई, उनकी विपरीत है। तो इसका मतलब विपरीत कला हो गई। तो कला जो हो गई वो किस प्रकार की हो गई, विपरीत कला हो गई। और विपरीत कला अगर होती है इसका क्या तात्पर्य, तो विपरीत कला होने का मतलब है कि जो अर्थात कलांतर है, अर्थात कलांतर जो होगा वो पाई होगा या पाई का विषम गुणज होगा, या तो क्या होगा, पाई होगा या पाई का विषम गुणज। देखो किस प्रकार से, ये एक तरंग जा रही है, दूसरी तरंग जो है वो ऐसे आ रही है, मतलब एक जब प्लस में चल रही है तो दूसरी माइनस में चल रही है, अपने आप विपरीत कला की होगी। विपरीत कला की हो गई। यहां मैं लेता हूं इसका आयाम है a1, इसका आयाम कितना है a2, ये माइनस का है, ये प्लस का, a2 होगा और ये माइनस का है। ओके, इस प्रकार से, क्योंकि ये आगे इधर जा रही है ना। अब देखो इनके बाद में जो परिणामी तरंग बनेगी इनकी वो कैसे बनेगी, तो कलांतर देखो कितना है, पाई या जे, एक प्लस में जा रही है एक माइनस में जा रही है, और एक पूरा चक्कर लगाते हैं ऐसे, तो ये प्लस में जाएगा यहाँ तक। अब ये नेगेटिव दिशा में जाएगा तो इनके बीच की दूरी
180 डिग्री यानी पाई। तो हम कह सकते हैं कि 180 डिग्री पाई हो गया, तो कलांतर अपने आप कितना हो गया भाई, पाई हो गया। तो कलांतर यहाँ पे कितना हुआ, पाई। तो कलांतर हुआ कितना, पाई, कितना, पाई। या फिर कितना हो, पाई का समगुणज मतलब 3 पाई हो, तो ये पाई 2 पाई, 1 पाई और हो 3, यहां से स्टार्ट हो, तब जाके वो 3 पाई होगा, तो यानी पाई का विषम गुणज होगा। तो इस प्रकार से जो परिणामी तरंग बनेगी, उस परिणामी तरंग का जो जो आयाम होगा वो न्यूनतम आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखो जोड़ना है। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि परिणामी तरंग का आयाम या विस्थापन, उनके जो आयाम और विस्थापन है उन तरंगों के, उनका बीजगणितीय योग होता है। हमने 11th क्लास में पढ़ा था। तो बीजगणितीय योग यहाँ तो जोड़ दिया, यहाँ तो दोनों प्लस के थे तो प्लस हो गए, यहाँ दोनों माइनस के थे तो माइनस बढ़ गया। लेकिन 1 + 1 - 1 + 1 माइनस होता है, तो वहां पे दिक्कत होती है। इसका मतलब मैं कहता हूं कि अगर ये दोनों समान आयाम की है तो तरंग यहां बनेगी ऐसे। अगर लगभग समान आयाम की तरंगे है तो 2 में से 2 घटाओ कितने, 0, 3 में से 3 घटाओ 0, मतलब बराबर है कि a का मान प्लस में, a का मान माइनस में। तो ये कितना हुआ भाई, ये हमारे पास में हो गई क्या, परिणामी तरंग। क्या हो गई, परिणामी तरंग। और इसका अगर विस्थापन निकाला, आयाम निकालेंगे तो आयाम कैसे आएगा, इसका आयाम आएगा a1 - a2। और लगभग समान आयाम किए तो a1 जितना a2 होगा। ठीक है, यहां निकालोगे तो भी बात तो वही है भाई, ये प्लस का ये माइनस का है, तो आंसर तो उतना ही आने वाला है। तो कहने का मतलब है कि जो परिणामी तरंग का आयाम है, यानी परिणामी तरंग का जो आयाम होगा वो आयाम कितना आएगा भाई, न्यूनतम आएगा। तो जब न्यूनतम आता है तो विनाशी व्यतिकरण होगा। और मैं यहां लिख दूं परिणामी तरंग का जो आयाम है वो आयाम कितना आएगा भाई, परिणामी तरंग का आयाम जो है वो क्या आएगा, अधिकतम आएगा। तो ये हमारे पास में जो व्यतिकरण के 2 प्रकार हो गए। कौन कौन से, एक प्रकाश संपोषी, जब तरंगे जो है वो समान कला में अध्यारोपित होती है तो परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम आता है। या समान कला का मतलब जो कलांतर है वो 0 या पाई का समगुणज होना चाहिए। तो इस प्रकार का व्यतिकरण संपोषी होगा। दूसरा विनाशी व्यतिकरण, इसका मतलब यदि कलांतर जो है वो क्या हो, या तो पाई हो या पाई का विषम गुणज हो, जिसे हम बोल सकते हैं कि विपरीत कला में तरंगे अध्यारोपित होती है तो परिणामी तरंग जो होती है उसका आयाम क्या प्राप्त होता है भाई, न्यूनतम प्राप्त होता है। और इस प्रकार का व्यतिकरण क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा। तो अब जो है नेक्स्ट हेडिंग है अपनी, हम पढ़ेंगे प्रकाश के व्यतिकरण जो है उसका गणितीय विश्लेषण। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो व्यतिकरण और उस व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। जो एग्जाम में है वो बहुत बार पूछा जाता है गणितीय विश्लेषण। तो देखो क्या होता है गणितीय विश्लेषण। तो हेडिंग हो गई व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। ठीक है, तो व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। चलो भाई, हम क्या करते हैं, व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हम 2 तरंगे लेते हैं और वो दोनों की दोनों तरंगे जो है वो कला संबंध भी होती है, लगभग समान आयाम और आवर्ती की तरंगे होती है। ठीक है, लगभग की होती है। अब हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि उन 2 तरंगे हैं और उन दोनों तरंगों का जो आयाम है वो a1 a2 है। माना 2 तरंगे जिनका आयाम a1 a2 है, उनके मध्य जो कलांतर है वो फाई है, एग्जैक्ट है, 0 नहीं लिया। पाई समान कला में होगा तो 0 हो जाएगा, अगर हमारे पास में विपरीत कला होगी तो वो पाई या पाई का विषम गुणज हो जाएगा। लेकिन उसको हमने फाई लिख दिया है। फाई कौन सा, ये वाला फाई। और उनके आयाम 2 तरंगों के a1 a2 है और उनकी जो कोणीय आवर्ती है वो ओमेगा नॉट है। कोणीय आवर्ती कितनी है, ओमेगा नॉट है। अब हम क्या करेंगे, और उनके जो विस्थापन समीकरण है वो निम्न प्रकार से, हमने 11th क्लास में विस्थापन समीकरण लिखे थे, तो मैं यहां से विस्थापन समीकरण लिख रहा हूं। पहली तरंग यानी y1 का वो बराबर, वैसे विस्थापन समीकरण लिखने का तरीका क्या होता है, तरीका होता है a sin ओमेगा t लिखते हैं हम। तो यहां मैं क्या कर रहा हूं कि
ए की जगह तो A1 साइन ओमेगा नॉट टी, समीकरण नंबर 1। पहली तरंग का जो समीकरण हो गया हमारे पास में विस्थापन समीकरण। अब दूसरी का लिखेंगे तो y2 बराबर A1 की जगह A2 साइन ओमेगा नॉट। लेकिन देखो हमारे पास में कलांतर कितना है, फाई है, इसका मतलब यहां ओमेगा नॉट टी है, और अगर यहां भी ओमेगा नॉट टी लिया तो वो तो फिर क्या हो गया 0, तो प्लस फाई कर दूं ताकि कुछ डिफरेंस कितना आ जाए, फाई आ जाए। तो मैंने ओमेगा नॉट टी प्लस फाई कर दिया। ये समीकरण नंबर 2 हो गए। हमने 2 तरंग मानी है, वो दोनों तरंग कला संबंध है और उनके आयाम A1 A2 है, कोणीय आवर्ती ओमेगा नॉट टी है और कलांतर फाई है। एक ही दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती है और उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग का निर्माण होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, और अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि परिणामी तरंग का आयाम या जो विस्थापन की बात करें तो परिणामी तरंग का आयाम या विस्थापन जो है उन तरंगों के आयामों के या विस्थापनों का बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। तो बीजगणितीय सिद्धांत से तो बीजगणितीय योग यानी y बराबर क्या हुआ भाई, कैपिटल Y ले लूं तो कैपिटल Y बराबर y1 प्लस y2 प्लस डेस डेस प्लस yn होगा। लेकिन हमारे पास में यहाँ पे तरंगे कितनी है, सिर्फ 2 ही है, तो दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ दो y बराबर y1 का मान कितना है, लिखो भाई A1 साइन ओमेगा नोट टी प्लस A2 साइन ओमेगा नोट टी प्लस फाई, दोनों को जोड़ दिया। देखो ये जो है ये तो सिंप्लीफाई ऐसा का ऐसा रहने वाला है, इसमें तो कोई डिफरेंस यानी चेंजेज नहीं होगा, बट जो चेंजेज होगा वो यहाँ हो सकता है। यहाँ एक फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, हम जानते हैं कि जो साइन ए प्लस बी होता है, साइन ए प्लस बी वो क्या होता है, वो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो ऐसी डेरिवेशन हमने 11th क्लास में भी पढ़ी थी और उस समय मैंने आपको बताया था कि ये ऐसी डेरिवेशन जो है हूबहू हमारे 12th क्लास में भी काम में आने वाली है। तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए। अब बात आती है ए क्या है, तो देखो साइन का साइन है, ए तो ओमेगा नॉट टी है और बी क्या है, फाई है। चलो लगाओ, तो आता है y इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा नॉट टी, ऐसा का ऐसा A1 साइन ओमेगा नॉट टी प्लस इसमें लगाओ तो देखो A2 दोनों के साथ में मल्टीप्लाई में आएगा, तो दोनों के साथ में आएगा तो A2 साइन ए यानी साइन ओमेगा नॉट टी, साइन ओमेगा नॉट टी कोस बी यानी कोस फाई प्लस कोस ए, A2 तो मल्टीप्लाई में आएगा, A2 कोस ए यानी कोस ओमेगा नॉट टी और साइन बी यानी साइन फाई। ठीक है, ये हमने इसका विस्तार कर दिया। उसके बाद में देखो, उसके बाद में हम क्या करेंगे कि यहां से कुछ कॉमन लेंगे हम। चलो क्या लेते हैं कॉमन, तो मैंने लिया कॉमन, मैं ले लेता हूं क्या, साइन ओमेगा नॉट टी कॉमन ले रहा हूं मैं, साइन ओमेगा नॉट टी। अब दिमाग में क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि साइन ओमेगा नॉट टी कॉमन क्यों लिया, क्योंकि मुझे दिख रहा है साइन ओमेगा नॉट टी यहां भी है, साइन ओमेगा नॉट टी यहां भी है, तो यहां से साइन ओमेगा नॉट टी कॉमन आ गया, तो क्या बचा भाई, यहां से A1 बच गया, तो मैं लिख दूं कोष्टक में A1, फिर प्लस यहां से साइन ओमेगा नॉट टी बाहर आते A2 कोस फाई बच गया, तो प्लस A2 कोस फाई। चलो अब इसमें से क्या कॉमन लेता हूं, इसमें से तो एक ही पद बचा, लेकिन फिर भी मैं कोस ओमेगा टी कॉमन ले लेता हूं, तो मैंने कॉमन लिया क्या, प्लस का कोस ओमेगा नॉट टी। अब क्या बचा, अगर इसमें से कोस ओमेगा नॉट टी बाहर हो जाता है तो बचा क्या, A2 साइन पाई, तो यहां पे कितना बचा, A2 साइन फाई, तो मैं लिख लूंगा A2 साइन फाई। ठीक है, तो यहां से A2 साइन फाई बच गया। अब हम क्या करेंगे कि साइन ओमेगा नॉट टी यहां से बाहर आ गया, कोस ओमेगा नॉट टी बाहर आ गया, तो यहां बच गया जो कोष्टक में बाहर जो अंदर बच गया उसका हम क्या करेंगे कि एक नियतांक मानेंगे। तो देखो माना
जो ये a1 प्लस a2 कोस फाई है उसको हम मान लेंगे, देखो कोस का आ रहा है, a1 प्लस a2 जुड़ रहा है, आयाम उनका, परिणामी तरंग का आयाम मैं मान लेता हूं कि आयाम r है, तो r कोस थीटा ले लेता हूं। और अगर मैं बात करूं कि यहां से कोस ओमेगा टी, तो यहां बचा क्या, a2 साइन फाई, और a2 साइन फाई अगर बच गया, इसका मतलब है कि मैं a2 साइन फाई को ले लूंगा r साइन थीटा। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 ले लिए, इसको समीकरण नंबर दे देंगे 3, और ये हो गया समीकरण नंबर 4। तो अब इसके बाद में हम समीकरण 3 और 4 जो है उनके मान जो है वो इस समीकरण में हम रखेंगे। तो समीकरण 3 और 4 के मान हम रख देंगे, और रखने के बाद में हमें क्या प्राप्त होता है, तो देखो अतः ये मान रखेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर साइन ओमेगा नोट टी, फिर a1 प्लस a2 कोस पाई, उसकी जगह क्या माना है हमने, r कोस थीटा, तो मैं लिख देता हूं r कोस थीटा, प्लस कोस ओमेगा टी को ऐसा का ऐसा लिख दूं मैं, और a2 साइन फाई जो है उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, r साइन थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहां से हम दोनों से r को बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू r को हमने बाहर लिया, तो यहां पे क्या बचा भाई, यहां पे बच गया साइन ओमेगा नोट टी कोस थीटा, प्लस यहां से r इधर लेता हूं तो r लिया बाहर, तो कोस ओमेगा नोट टी साइन थीटा। ये वैसा ही सूत्र बन गया ऐसा का ऐसा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यानी इसको वापस हम साइन ए प्लस बी लिखेंगे। अगर r दोनों से कॉमन ले लेता हूं तो देखो r अगर मैंने दोनों से कॉमन लिया तो यहां बचा साइन ओमेगा नोट टी कोस थीटा, प्लस r कॉमन आ गया कोस ओमेगा नोट टी और साइन थीटा, इसको साइन ए प्लस बी कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा r साइन ए, क्या होगा यहाँ पे ओमेगा नोट टी, तो ओमेगा नोट टी प्लस b क्या होगा थीटा, थीटा। ये हमारे पास में बन गया समीकरण नंबर 5। क्या बन गया भाई, समीकरण नंबर 5। और देखो समीकरण नंबर जो 5 है वो परिणामी जो तरंग है उसका विस्थापन समीकरण होता है, तो हम लिख देंगे समीकरण 5 परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में परिणामी जो तरंग है उस परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण। अब हमें क्या करना है कि इस जो परिणामी तरंग है उसका एक तो आयाम ज्ञात करनी है और एक परिणामी तरंग जो है उसकी कला ज्ञात करनी है। तो देखो अब हम क्या ज्ञात करेंगे, सबसे पहले मैं यहां लिख रहा हूं, हम ज्ञात करेंगे परिणामी तरंग का आयाम। चलो तो हम ज्ञात कर लेंगे परिणामी तरंग का आयाम। ठीक है, तो परिणामी तरंग का आयाम की अगर हम बात करें और परिणामी तरंग का आयाम की अगर हम बात करें तो परिणामी तरंग का आयाम जो है वो क्या प्राप्त होता है, वो तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो समीकरण जो 4 है उसका स्क्वायर करेंगे और प्लस समीकरण 3 के स्क्वायर को उसमें जोड़ देंगे, यानी समीकरण 3 और 4 उन दोनों का स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करके हमें जोड़ना है। तो समीकरण 4 प्लस 3 कर देते हैं। चलो देखो इनका लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर करके एक साथ लिख दो, राइट हैंड साइड का स्क्वायर करके एक साथ लिखो। तो लिखेंगे तो कैसे प्राप्त होगा, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कैसे प्राप्त होगा, तो स्क्वायर करो, समीकरण 4 का स्क्वायर कराऊं मैं, इसका स्क्वायर करूं तो r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बराबर, एक तरफ के स्क्वायर हो गए। अब इनके स्क्वायर करो तो a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई हो गया, प्लस इसका स्क्वायर करो तो a1 प्लस a2 कोस फाई का स्क्वायर, तो कर दो
a1 प्लस a2 कोस फाई का होल स्क्वायर। अब देखो यहां से इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, आर स्क्वायर को। अगर आर स्क्वायर को कॉमन लिया तो बचा क्या यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर, इसको ऐसा कैसा रहने देता हूं, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस इसका विस्तार करते हैं। और इसका विस्तार कैसे करेंगे हम, इसका विस्तार करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से। तो a स्क्वायर करेंगे तो a1 स्क्वायर यानी a1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे यानी a2 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस 2ab करेंगे तो 2a1 a2 कोस फाई। ओके चलो भाई, अब देखो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब ये तो 1 हो गया, यहां बचा क्या आर स्क्वायर, तो यहां से बच गया आर स्क्वायर बराबर, यहां से देखो मैं a2 स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूं तो a2 स्क्वायर को कॉमन। अब a2 स्क्वायर को कॉमन लेने का रीजन क्या है, रीजन ये है कि यहां साइन स्क्वायर फाई बच जाएगा, तो साइन स्क्वायर फाई बचेगा तो साइन स्क्वायर फाई प्लस कहीं a2 स्क्वायर और कॉमन आ सकता है, इसमें से कॉमन आ जाएगा, और a2 स्क्वायर इसमें से कॉमन आएगा तो बचेगा क्या, कोस स्क्वायर फाई। चलो भाई ये कॉमन हो गया, इसमें से कॉमन आ गया, बचा क्या है यहाँ पे a2 स्क्वायर, सॉरी थोड़ा सा बाई मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक हुआ, ये सही है कि देखो a2 ये तो सही है, चलो a1 स्क्वायर है तो ये क्या होगा a1 स्क्वायर, तो a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, क्या लिख रहा हूं मैं, प्लस 2a1 a2 कोस फाई। ये फिर से एक हो गया तो बचा क्या हमारे पास में, एग्जैक्टली बचा क्या, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मैं इसको पहले लिख लेता हूं a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई। अब देखो स्क्वायर अगर हटाएंगे तो अंडर रूट लगेगा, तो r इज इक्वल्स टू क्या आएगा भाई, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई, और इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट। ये हमारे पास में परिणामी तरंग का क्या आ गया भाई, आयाम आ गया, तो इसे हम प्राप्त कर लिया, और ये आ गया परिणामी तरंग का आयाम, जिसे हमने दे दिया समीकरण नंबर 6। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या प्राप्त हुआ, परिणामी तरंग का आयाम प्राप्त हो गया, जिसका सूत्र ये इंपॉर्टेंट सूत्र है जो आगे जाके हमें काम में आएगा जहां न्यूमेरिकल्स हम सोल्व करेंगे। अब हमारे पास में आयाम आ गया, अब हम क्या ज्ञात करेंगे, परिणामी तरंग की कला ज्ञात करेंगे। यानी कला क्या होगी, देखो परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण प्राप्त कर लिया, उसके बाद में उसका जो आयाम r है हमने माना था यहाँ पे, वो r कितना होगा, देखो यहाँ पे r परिणामी तरंग का आयाम है, तो यहाँ पे r क्या है, परिणामी तरंग का आयाम है, और यहाँ पे जो थीटा है वो क्या है, परिणामी तरंग की कला, तो वो कला निकालेंगे हम। तो देखो नेक्स्ट जो हेडिंग होगी वो क्या होगी, परिणामी तरंग की कला। तो नेक्स्ट हो गई परिणामी तरंग की कला, यानी हम जो है अब परिणामी तरंग की कला ज्ञात करेंगे। और परिणामी तरंग की कला कैसे ज्ञात करें, यानी हमें थीटा का मान चाहिए, और हमें थीटा का मान चाहिए तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 4 जो है, यानी समीकरण जो 4 है उसमें भाग लगा देंगे समीकरण 3 का, समीकरण 4 में भाग लगाएंगे समीकरण 3 का। समीकरण 4 देखो r साइन थीटा, उसमें भाग लगा दो r कोस थीटा बराबर, इधर से देखो a2 साइन फाई, तो a2 साइन फाई अपॉन में a1 प्लस a2 कोस फाई, प्लस में क्या हो गया भाई, a1 प्लस a2 कोस फाई हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को भाग लगा दिया तो r से तो r कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा क्या होता है भाई, टेन, तो ये बन जाएगा टेन थीटा इज इक्वल्स टू a2 साइन फाई अपॉन में a1 प्लस a2 कोस फाई, a1 प्लस में
A2 cos फाई हो गया। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, देखो अब हमें थीटा चाहिए, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इधर भेज दो और टेन इधर भेजते टेन इनवर्स हो जाएगा और ये बन जाएगा A2 साइन फाई अपॉन में A1 प्लस A2 कोस फाई। ओके, ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 7 हो गया। और समीकरण नंबर 7 जो है वो हमारे पास में क्या लेके आता है भाई, समीकरण 7 लेके आता है परिणामी तरंग का जो कला है, उस कला यानी थीटा जो है वो, क्योंकि देखो वैसे तो दोनों में कलांतर फाई है, तो यानी उनकी कला कुछ और है, समान है, विपरीत है वो, लेकिन उन दोनों के एक साथ जो हमने कला मान ली थी वो कला थीटा थी, क्योंकि यहां से परिणामी तरंग का जो आयाम है वो आर हो गया और परिणामी तरंग का जो कला है वो थीटा। आयाम, उसका कला और परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण, इन तीनों को जो है हमने ज्ञात कर लिया है। अब हम ज्ञात करते हैं परिणामी तरंग की तीव्रता जो है वो, उसका क्या फॉर्मूला होगा, तो वो हम परिणामी तरंग की तीव्रता निकालते हैं। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट हेडिंग होगी अपनी परिणामी तरंग की तीव्रता। मैं हेडिंग लिख रहा हूं परिणामी तरंग की तीव्रता। ठीक है, तो हम निकालेंगे परिणामी तरंग की तीव्रता। हमने तीव्रता के बारे में 11th क्लास में पढ़ा था कि कोई भी तरंग जो होती है तो उस तरंग की जो तीव्रता होती है उसके जो आयाम है तो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो यहां लिख सकते हैं तरंग की तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक है, तो तरंग की तीव्रता है वो आयाम के वर्ग के क्या होती है भाई, समानुपाती होती है। तो इसका मतलब है अगर परिणामी तरंग है और परिणामी तरंग का आयाम की जो परिणामी तरंग की तीव्रता में अगर आई लेता हूं तो उसका आयाम के वर्ग के समानुपाती यानी आर स्क्वायर होगा। अगर यहां से समानुपाती का चिन्ह हटा दें तो मैं के ले लेता हूं तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के आर स्क्वायर, यानी तीव्रता इस प्रकार से हमारे पास में आएगी, यानी आई इक्वल्स टू के आर स्क्वायर के रूप में हमारे पास में तीव्रता आने वाली है। लेकिन देखो यहां से एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जो आर है वो क्या है, तो मैं अगर आर यहां से रखूं, लेकिन अगर मैं यहां दोनों तरफ क्या कर देता हूं, स्क्वायर कर देता हूं, तो दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो ऐसा बनेगा और ऐसा बनेगा, इसका मतलब यहां तो आर स्क्वायर होगा और इज इक्वल्स टू यहां क्या होगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 कोस फाई। ठीक है, तो यानी आर स्क्वायर का मान ये आएगा। तो मैं अगर लिखूं कि ये जो समीकरण नंबर 6 है, या समीकरण नंबर 6 को मैं क्या करूं कि k से गुणा कर देते हैं, तो या हम सीधा लिखेंगे कि हम जानते हैं, तो हम जानते हैं तो यहां से क्या लिखेंगे, हम लिख लेंगे कि आर स्क्वायर बराबर जो होगा वो क्या होगा भाई, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई, ये लिख दिया। अब देखो इस समीकरण को हम k से गुणा कर देते हैं, समीकरण को k से गुणा करने पर अगर k से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, के आर स्क्वायर बराबर के a1 स्क्वायर प्लस के a2 स्क्वायर प्लस 2 के a1 a2 कोस फाई। ओके, 2 के a1 a2 कोस फाई हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि देखो के आर स्क्वायर से आपके माइंड में क्या आ रहा है, आई आ रहा है, वो परिणामी तरंग के लिए के a1 स्क्वायर, तो के a1 स्क्वायर मतलब ये भी तो एक तरंग का आयाम है, तो उस आयाम के वर्ग के इसका अनुपात, तो ये एक पहली तरंग और पहली तरंग है, इसका मतलब उसकी तीव्रता पहली होगी, तो उसकी तीव्रता में I1 ले लो तो ये I1 हो जाएगा, ये I2 हो जाएगा। यहां जाके थोड़ी दिक्कत आएगी, इसका मतलब मैं इसको तो लिख सकता हूं I इज इक्वल्स टू, यहां से क्या लिखेंगे इसको I1 प्लस I2 प्लस, यहां कुछ नहीं बन रहा, तो यहां मेरे पास में एक ऑप्शन है कि इस k को मैं अगर रूट k इंटू k लिखता हूं, इसका मतलब बात तो वही है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 रूट के इंटू रूट के और a1 a2
कोस फाई। अब एक चीज देखो, अगर मैं यहां से शॉर्टली आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि मैं अगर यहां से लिखना चाहता हूं और मैं यहां लिख देता हूं क्या, रफली देखो थोड़ा सा क्लेरिफाई कर देता हूं आपको कि अगर मैं यहां से लिखूं कि k है इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a1 स्क्वायर होगा, यही कहती है तीव्रता कि आयाम के वर्ग के समानुपाती होगी, सॉरी i। इसका मतलब i इज इक्वल टू अगर मैं यहां से लूं तो k a1 स्क्वायर होगा। बट अगर मान लो मैं दोनों तरफ क्या ले लेता हूं, अंडर रूट ले लेता हूं, तो दोनों तरफ अंडर रूट लूंगा तो ये रूट i होगा और ये रूट और ये a1 बचेगा। इसका मतलब इसको i1 लिख सकता हूं, तो रूट i1 का मान क्या होगा, रूट के a1 होगा। इसी प्रकार अगर रूट i2 का मान लूं तो क्या होगा भाई, वो हो जाएगा रूट के a2। तो यहां से मुझे दिख रहा है कि अगर मैं इस रूट के a1 को क्या लिख सकता हूं, रूट i1, और इस रूट के a2 को क्या लिख सकता हूं, रूट i2। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू हमारे पास में प्राप्त होगा i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 इंटू रूट i2 और कोस फाई। ये हमारे पास में समीकरण नंबर हो गया 8, जो परिणामी तरंग जो होगी उस परिणामी तरंग की तीव्रता होती है। समझ में आई बात? चलो भाई, अब हमने परिणामी तरंग का विस्थापन, आयाम, उसकी कला और उसकी तीव्रता प्राप्त कर ली। लेकिन आपको पता है कि व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, और दो प्रकार का होता है इसका मतलब उसके लिए कि संपोषी व्यतिकरण में तीव्रता आयाम क्या होगा और विनाशी व्यतिकरण में क्या होगा, ये हम देखेंगे। तो यानी यहां पे हम लगाएंगे विशेष परिस्थितियां। तो विशेष या हम कह सकते हैं स्पेशल केसेस जो लगेंगे। पहला संपोषी व्यतिकरण। अगर संपोषी व्यतिकरण होगा तो कलांतर कितना होगा, या तो 0 होगा या पाई का समगुणज। तो कलांतर जो होगा फाई इज इक्वल टू 0, 2 पाई, 4 पाई डैश डैश, ऐसे होगा। और अगर देखा जाए तो कोस जो 0 है उसका मान कितना होता है, 1 होता है। कोस 0 का मान कितना है, 1। और कोस 0 का 1 होता है तो अगर कोस 2 पाई यानी 360 उसका मान भी कितना होगा, 1 ही होगा। तो आयाम निकालते, आयाम क्या आएगा सूत्र, आर स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस 0। और कोस 0 का मान कितना होगा, 1। तो डायरेक्ट हम 1 लिख सकते हैं इसकी जगह, तो इनटू में 1 हो गया। बचा क्या, यहाँ पे बच गया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। और आपको पता है अगर स्क्वायर का रूट होगा तो दोनों कैंसिल हो गए, तो r इज इक्वल टू क्या आया भाई, r इज इक्वल टू आ गया a1 प्लस a2। और दोनों तरंगों के जो इंडिविजुअल आयाम है वो एक एक आयाम जुड़ रहे हैं, इसका मतलब आयाम क्या होगा, अधिकतम। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं r मैक्सिमम आ गया। तो अगर तरंग संपोषी व्यतिकरण होगा तो आयाम अधिकतम आएगा परिणामी तरंग का, और यही हमारी परिभाषा कहती है। चलो भाई, परिणामी तरंग का आयाम तो इतना आ गया। अब हम कुछ करते क्या है, आयाम इतना आया है तो क्या निकाले हम, फिर समस्या यहाँ पे हो गई तीव्रता। चलो तो तीव्रता निकालते हैं, इसको मैं अरेंज कर रहा हूं, यहां से इस तरफ निकालते। आयाम निकाल दिया संपोषी के लिए, अब हम निकाल रहे हैं तीव्रता। तो तीव्रता का समीकरण तो ये रहा, यहां से लगाओ I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 और कोस फाई, तो कोस 0 होगा और कोस 0 का मान वही 1 हो गया, इसका मतलब इनटू में 1। अब कोई ऑप्शन है क्या जिसमें a प्लस बी बन रहा है, अभी तो नहीं दिख रहा। लेकिन मैं एक आपको थोड़ा तरीका बताता हूं कि मैं अगर I को इज इक्वल टू, मैं अगर ऐसे लिख दूं, जो I1 है उसका मैं क्या करता हूं
कि स्क्वायर कर दूं और उसका रूट ले लूं। सही है क्या? अगर जो I1 है उस I1 का मैं क्या कर देता हूं, स्क्वायर कर देता हूं और उसका ही क्या ले लेता हूं, रूट ले लेता हूं। या ऐसे करते हैं, रूट ले लेते हैं, रूट I1 का स्क्वायर कर देते हैं और प्लस रूट I2 का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस रूट वापस कैंसिल हो जाएगा। ये यहाँ 2 रूट I1 होगा और रूट I2 होगा। इसका मतलब देखो क्यों किया है, क्योंकि रूट I1 को मुझे a बनाना है तो a का स्क्वायर प्लस इसको b बनाना है, किसको, रूट I2 को, तो b स्क्वायर प्लस 2 रूट I1, तो ये 2a1a2 हो गया। इसका मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर। तो I इज इक्वल्स टू a क्या है, रूट I1 प्लस b क्या है, रूट I2 का होल स्क्वायर। और यहां भी दोनों की दोनों जो तीव्रताएं हैं वो स्क्वायर होके जुड़ रही है। इसका मतलब ये क्या आया, मैक्सिमम आ गया। क्लियर है? अब अगर हमारे पास में ये कह रहा है कि अगर हमने परिभाषा देखी संपोषी की लगभग समान आयाम या लगभग समान आवर्ती हो, तो लगभग समान आयाम हुआ या आवर्ती, तो यदि A1 बराबर A2 बराबर A हुआ और I1 बराबर I2 बराबर I मान लिया कि ऐसा हो, तो क्या होगा, देखो A1 प्लस A2, यहां से देख लो दोनों बराबर हुए, तो इसका मतलब है कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं, A1 प्लस A2, तो या तो इसको A लिखो या इसको क्या लिख दो, B लिख दो, कुछ भी लिखो लेकिन दोनों को लिख दो। और अगर ऐसा होता है हमारे पास में तो मैं क्या करूंगा, यहां देख लो A1 प्लस A2 क्या होगा, दोनों सेम हुआ तो 2A हो गया, तो R जो मैक्सिमम आएगा वो तो कितना आएगा, 2A यानी डबल हो गया। और I मैक्सिमम जो आएगा, ये अगर दोनों बराबर हुए तो इसका मतलब यहां लिखूंगा मैं लास्ट रिजल्ट में, तो यहां लिखूंगा तो क्या लिखूंगा कि ये I, तो रूट I प्लस रूट I, 2 रूट I और 2 रूट I का स्क्वायर करो भाई। 2 रूट I जो है उस 2 रूट I का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, रूट I का I हट जाएगा, तो इसका मतलब 4I। ये हमारे पास में कंडीशन होगी किसके लिए, संपोषी व्यतिकरण के लिए। साथ ही चलो दूसरे के लिए निकाल देते हैं। दूसरा व्यतिकरण कौन सा होता है, विनाशी व्यतिकरण। चलो बताओ भाई, विनाशी व्यतिकरण के लिए जो कलांतर होता है वो कलांतर फाई इज इक्वल्स टू कितना होता है, फाई इज इक्वल्स टू या तो वो पाई होगा या पाई का विषम गुणज यानी 3 पाई 5 पाई ऐसे होगा। तो अगर मैं कोस पाई लेता हूं, कोस पाई का मतलब 180 और कोस 180 का मान कितना होता है, माइनस का 1। कोस 180 कितना होता है, माइनस का 1 होता है। चलो तो अब निकालते हैं वही परिणामी तरंग का आयाम और आवर्ती। चलो तो परिणामी तरंग का आयाम निकालूं तो आयाम आएगा, तो आयाम निकाल देंगे तो आयाम का तो वही सूत्र R स्क्वायर इज इक्वल टू, ये लगा लेते हैं, सॉरी यहां R स्क्वायर लिखा था, R होगा, ठीक है। तो R इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस पाई कोस 180 माइनस 1 इंटू माइनस 1 रूट R इज इक्वल टू, ठीक है। चलो ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बचेगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2, और ये किसका सूत्र बन गया भाई, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर का रूट R इज इक्वल टू, स्क्वायर का रूट हट जाएगा तो R इज इक्वल टू आएगा A1 माइनस A2, और ये क्या हो गया, दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब ये क्या आएगा, मिनिमम आएगा। तो R क्या आ गया हमारे पास में, मिनिमम आ गया। चलो उसके बाद में देखो आयाम आ गया, तीव्रता की बात करते हैं। तो तीव्रता में वही तरीका, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 और इनटू में माइनस का 1 हो जाएगा क्योंकि cos पाई होगा, और 3 पाई भी उतना ही होता है, 5 पाई भी उतना ही होता है। वही तरीका कि रूट I1 है उसका स्क्वायर कर दो प्लस रूट I2 बना के उसका स्क्वायर कर दो प्लस 2 रूट, ये माइनस आ जाएगा तो माइनस
2√i1 √i2, ये क्या बनेगा भाई, ये बन जाएगा √i1 माइनस √i2 का होल स्क्वायर, ये i। तो ये भी तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है यानी घट रहा है, तो ये इसको क्या लिख देंगे, मिनिमम। ठीक है। अब हमारे पास में क्या स्थितियां होती है कि अगर मान लो कि हमें पता है कि विनाशी व्यतिकरण होता है तो लगभग समान आयाम आवर्ती होगा, बस विपरीत कला होती है। तो अगर ऐसा हो कि यदि A1 बराबर A2 बराबर क्या हो, A हो, A1 बराबर A2 बराबर A हो, और I1 बराबर I2 बराबर I हो, यानी मान लिया कि दोनों तीव्रताएं और आयाम बराबर हो, इस स्थिति में जो R मिनिमम आएगा वो कितना आएगा, तो बराबर है तो 0 होगा। और तीव्रता में √i माइनस √i 0 हो गया वैसे ही, तो ये भी कितना आएगा, I मिनिमम भी कितनी आ जाएगी हमारे पास में, I मिनिमम भी 0 आ जाती है। तो ये हमारे पास में हो गया व्यतिकरण और उस व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। अब देखो नेक्स्ट कि कुछ बातें मैं आपको बताता हूं कि व्यतिकरण के लिए जो आवश्यक शर्तें होती है वो क्या होती है। तो इसी में आपको पता है कि व्यतिकरण में जो तरंगे होती है वो तरंगे क्या होनी चाहिए, कला संबंध होनी चाहिए। कला संबंध का मतलब मैं आपको बता दिया कि उनके मध्य जो कलांतर है वो समय के साथ क्या रहना चाहिए, नियत। तो पहली कंडीशन हो गई कि कलांतर जो है वो नियत रहना चाहिए, इसका मतलब दोनों तरंगे क्या होगी, कला संबंध होगी। दूसरी बात, दोनों तरंगे जो है वो एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए। तो दूसरी आवश्यक शर्त क्या हुई कि दोनों तरंगे जो है वो एक ही दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होनी चाहिए। अगर दोनों विपरीत दिशा में गई तो वो तरंगे फिर क्या होगी, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, तो वो अध्यारोपित नहीं होने वाली है। फिर देखो दोनों तरंगों का आयाम और जो आवर्ती है वो लगभग समान होना चाहिए। अगर लगभग समान नहीं होगा तो जो डिफरेंस है वो क्रिएट होता जाएगा। तो एग्जैक्ट ये जैसे देखो ये कंडीशन वाली नहीं आएगी, फिर ये कंडीशन हमारे पास में जो निकाल रहे थे ना ये नहीं आने वाली है। तो लगभग समान होना चाहिए। और दोनों तरंगे जो हैं वो एक वर्णी होनी चाहिए। एक वर्णी मतलब एक रंग जैसी, क्योंकि डिफरेंस रंग होगा तो तीसरा रंग बन जाएगा कहीं पे। तो दोनों का रंग जो है वो क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। फिर दोनों रंगों के जो प्रकाश स्रोत हैं वो क्या होंगे, अति निकट होनी चाहिए। अगर ज्यादा दूरी पर होंगे तो फिर उनकी तीव्रताओं का इफेक्ट होगा, जिससे हम एग्जैक्ट आकलन हम नहीं कर पाएंगे। और अगर दोनों तरंगों का जो पथांतर है वो अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब उनके मध्य पथों का जो अंतर है वो अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है।